लास्ट कुछ महीनों में डिवोर्स केसेस के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, न्यूज़ में डिवोर्स केसेस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो बहुत ही सैड, बहुत ही दुख भरी होती हैं। बहुत सारे इमोशनल सेपरेशन और डिवोर्स केसेस का एक कॉमन रूट कॉज, एक कॉमन कारण होता है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को ना तो पता है, ना इसके बारे में कोई बात करता है। तो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और हमारे हीलिंग के टर्म्स में इस बहुत कॉमन रूट कॉज और बहुत कॉमन रीजन को बोला जाता है केयर टेकर्स ट्रॉमा। तो आइए समझते हैं केयर टेकर्स ट्रॉमा होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो केयर टेकर्स ट्रॉमा एक बच्चे को होता है जब पेरेंट्स आर नॉट इमोशनली स्टेबल। ठीक है, तो पेरेंट्स हैं, एक एग्जांपल देती हूँ कि एक घर है जहाँ पे मॉम एंड डैड हैं और वो बच्चा है। अब मम्मी पापा में रिलेशनशिप, वो बच्चा कैसा देख रहा है? वन पेरेंट इज डोमिनेटिंग, जिसकी बातें बस माने जा रहा है दूसरा पेरेंट, और वन पेरेंट इज वेरी सबमिसिव और ज़्यादा जो अपनी बात नहीं रख पा रहा। अब क्या होगा, क्योंकि वो बच्चा देख रहा है कि एक पेरेंट की हमेशा सुनी जा रही है और एक पेरेंट अपनी बात नहीं रख पा रहा या उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चा स्टार्ट्स फीलिंग बैड फॉर द सबमिसिव पेरेंट, और उस पेरेंट जिस पे बोलेंगे अत्याचार हो रहा है, उस पेरेंट्स के लिए बुरा, पेरेंट के लिए बुरा लगना शुरू हो जाएगा उस बच्चे को धीरे धीरे। क्योंकि उस बच्चे की वो माँ है या बाप है, तो उसको ऑब्वियसली बुरा लगेगा ना, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है। तो बच्चा सोचेगा कि क्यों मेरा ये पेरेंट बहुत सफ़र कर रहा है। तो बच्चा धीरे धीरे उसके माइंड में आएगा कि अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज आई एम डिपेंडेंट। बट जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा या जैसे ही मेरे में पावर आएगी, सबसे पहला काम मैं करूँगा टू प्रोवाइड सपोर्ट टू माई सबमिसिव पेरेंट। तो बच्चा सोचने लगता है कि ना हो, बिकॉज उस पेरेंट को वो सपोर्ट मिला नहीं दूसरे पेरेंट से, चाहे वो इमोशनल हो, कोई भी सपोर्ट हो सकता है। सी, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, फिजिकल सपोर्ट हो सकता है। दैट चाइल्ड विल स्टार्ट feeling that now it's my responsibility to take care of that submissive parent, क्योंकि वो बच्चा तड़प रहा है कि कब मैं काबिल हो पाऊंगा, कब मैं उस पेरेंट को सपोर्ट कर पाऊंगा। नाउ इसमें लोग बोलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोर्ट तो अच्छी चीज़ है ना अगर बच्चा करना चाह रहा है तो। बट जस्ट इमेजिन वो छोटे बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज बी अ चाइल्ड, राइट? बट वो इतने बचपन से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माइंड में आ गई कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई दिस पेरेंट, बिकॉज उसका ख्याल कोई नहीं रख रहा है तो मुझे रखना होगा। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बचपन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो उसको लेने नहीं चाहिए। दैट्स नॉट हिज जॉब टू टेक केयर ऑफ इमोशनल वेलबींग ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, राइट? तो वो एक वूंड बनते बनते जब वो बच्चा बड़ा होगा, अब क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ट्रेट पहले से आ गया है, अब वो बड़े होके दिखेगा पेरेंट्स के लिए भी उसको। बट वो जो बच्चा बड़ा होगा, एडल्ट बनेगा, तो अब वो उसकी हर एरिया ऑफ लाइफ में दिखना शुरू होगा। वो बड़े होकर जब रिलेशनशिप में आएगा तो वहाँ पे भी वो एक ऐसा इंसान होगा जो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हर चीज़ अपने आप कर रहा है, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी ये बच्चा जब फ्रेंडशिप्स करेंगे या फिर अपने कलीग के साथ होंगे या ऑफिस में होंगे, तो वहाँ पे भी ये एडल्ट्स ऐसे एडल्ट होते हैं जो सब के लिए सब कुछ करते हैं बट अपने लिए कुछ नहीं करते। एंड उनकी शायद तारीफ भी बहुत होती है कि अरे तुम तो देखो ये कितना अच्छा इंसान है, सबके लिए कितना अच्छा करता है, बट कोई ये नहीं देखता है कि वो अपने लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। और क्योंकि तारीफ मिल रही होती है तो वो बच्चा फिर और भी ज़्यादा करने लगता है। बट धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो उसको खाता रहता है। तो ये सिंपल शब्दों में मैंने बताया कि केयर टेकर्स ट्रॉमा कहाँ से आता है और एक्चुअल में कैसे कैसे दिखना शुरू होता है लेटर इन लाइफ। राइट। और एक्चुअली केयर टेकर्स ट्रॉमा की सबसे बड़ी परेशानी उसको रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करने में यही आती है कि सोसाइटी में इसकी बहुत तारीफ होती है कि जो इंसान एक केयर टेकर ट्रॉमा के साथ जूझ रहा है, सब उसकी यही तारीफ करते रहते हैं कि अरे देखो ये कितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ये अपने आप को कितना सेक्रीफाइस करता है, ये हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है। इनफैक्ट जब हम ये अपने क्लाइंट्स को भी समझाने की कोशिश करते हैं ना ट्रॉमा, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है सामने से कि आयुष व्हाट आर यू सेइंग,
ये तो एक बहुत ही नोबल अमेजिंग क्वालिटी हुई ना, कि एक इंसान इतनी यंग एज से दूसरों का ध्यान रख रहा है, केयर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो हम उसको भी यही बोलते हैं जो तुमने अभी समझाया, कि किसी की केयर करने में, सपोर्ट देने में कोई कमी या कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक इंसान ये मानने लगता है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सबको क्या फील हो रहा है, वो उनकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है सिवाय अपने खुद के इमोशंस, अपनी खुद की केयर। वो अपनी खुद की नरिशमेंट को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि यंग एज आते आते, एक एडल्ट एज आते आते, इस इंसान का अपने साथ कनेक्शन ही टूट जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं अक्सर जो जिनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि मेरी खुद की पसंद नापसंद क्या है, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरी चॉइसेस, इनको खुद के ड्रीम्स और पैशन की भी क्लैरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा किसी ना किसी और को प्रायोरिटाइज किया। तो एक्चुअली जो पर्सनालिटी इनकी शुरू हुई थी, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पेरेंट का ध्यान रखना चाहते थे। एक्चुअली वो सिर्फ उस पेरेंट तक सीमित नहीं रहा, वो इनकी खुद की पर्सनालिटी, इनकी लाइफ का एक रिफ्लेक्शन बन गया, कि अब इनका लाइफ का पर्पस सिर्फ इतना ही रह गया कि मेरे लाइफ में हमेशा कोई ना कोई मेरे आसपास हो जिसका मैं ध्यान रख पाऊँ। राइट। और दो साइंस हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि केयर टेकर्स ट्रॉमा है या नहीं है। पहला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि खुद का नहीं ध्यान रखते हैं, सबका तो बहुत रखेंगे, शायद लोग इनकी बहुत तारीफ भी करेंगे, शायद ये सोसाइटी में ऐसे ही जाने जाएंगे कि ये सबके लिए कितना अच्छा है, कितना सब कुछ करता है या करती है, बट खुद के लिए ये लोग कुछ नहीं करते होंगे। फर्स्ट साइन। दूसरा साइन है कि अगर कोई इंसान है वो अपने पार्टनर का भी बहुत ख्याल रख रहा है, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रख रहा है, बट अगर वो ख्याल रखने के बाद भी, हर चीज़ मेक श्योर करने के बाद भी कि वो खुश हों, उनके पेरेंट्स या पार्टनर खुश नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। उनको लगता है कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ देयर इमोशनल वेलबींग। बट इमोशनल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खुद की होती है, राइट? बट ये लोग सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा, शायद मेरे में कुछ कमी हो रही है, मैं इनको दे नहीं पा रहा, इसीलिए वो लोग खुश नहीं है। तो वो बहुत इमोशनली बहुत डिस्टर्ब करता है ऐसे इंसान को। तो ये दो साइंस है जिससे हम चेक कर सकते हैं। और हम ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पे ना, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे को सुनते हुए, तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें। ऑफ कोर्स हमारी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर का ध्यान रखना, और वो सबको करना भी चाहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने अपना बेस्ट किया, आपने अपने सारे एफर्ट्स दिए सबके लिए, सब अच्छा, जितना अच्छा कर सकते थे वो सब किया, बट डिस्पाइट डूइंग योर बेस्ट, अगर सामने वाला बहुत वेरियस रीजंस की वजह से दुखी है, या कई लोग की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनको कुछ भी मिल जाए वो दुखी रहना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम से घिरे रहना चाहते हैं, वो एक विक्टिम बने रहना चाहते हैं। तो आपके सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई खुश, हैप्पी, एक्साइटेड, लाइफ के बारे में एंथुसियास्टिक नहीं फील कर पा रहा, तो अगर आप उसको भी पर्सनली ले रहे हैं, अपनी लाइफ को नीचे लाते जा रहे हैं, अपने आप पे फोकस फिर भी नहीं कर रहे, ये एक ट्रॉमा का साइन है विच नीड्स टू बी वर्कड ऑन। क्यों ये इतना बड़ा कॉज है मैरिटल इश्यूज, सेपरेशन का? आइए इस बारे में बात करते हैं। होता क्या है, जब भी कोई इंसान केयरटेकर्स ट्रॉमा के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करता है ना, मैंने जैसे बताया कि उनको क्लैरिटी अपने बारे में, अपनी चॉइसेस, अपनी लाइफ के बारे में नहीं होती। और दूसरा बहुत डैमेजिंग साइन इस ट्रॉमा का ये होता है कि इस इंसान की एडल्ट रिलेशनशिप्स हमेशा एक पुअर स्टेट में होती हैं, चाहे वो उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो या फिर उनकी मैरिज हो। हम हमेशा नोटिस करते हैं कि ये ना एक समय पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने में हमेशा बहुत स्ट्रगल करते हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि शादी होने के बाद भी एक पार्टनर अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, वो कंफ्यूज्ड है कि मैं कब किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करूं, किसको कैसे वैल्यू दूं, कहीं मैं अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दूं तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गलत तो नहीं कर रहा। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है। तो आप नोटिस करेंगे केयर टेकर ट्रॉमा की प्रेजेंस अगर इंसान के अंदर है तो उसकी एडल्टहुड की रिलेशनशिप्स हमेशा पुअर स्टेट में होंगी, और काफ़ी केसेस में वो आगे जाके सेपरेशन, डिवोर्स केसेस का भी रूप ले लेती है। या वेरी राइटली सेड। और हम अपने केसेस में भी देखते हैं क्लाइंट्स के कि बहुत कॉमन इशू होता है, बट कोई इसको जान नहीं पाता कि इसमें खराबी क्या है, राइट? और ये बहुत सालों तक ये इंसान इस ट्रॉमा के साथ रहता है और उसका पार्टनर भी साथ में रहता है, और बहुत सालों बाद होता है सेपरेशन, एकदम से नहीं होता है इस ट्रॉमा में सेपरेशन। इनफैक्ट कई केसेस में तो आपको डिवोर्स या सेपरेशन दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेपरेशन सिर्फ इमोशनली हुआ है। और बहुत सारे लोगों को, शायद आप भी जानते हो, जो एक घर में रहते हैं, जब वो घर से बाहर जाते हैं किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, तब वो एक हैप्पी कपल दिखते हैं,
बट घर वापस आने के बाद उनमें कोई कनेक्शन, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद सेपरेशन के साथ टैबू है और खुद पे वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, एक्नॉलेजमेंट, अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसे लोगों के स्टेट ऑफ माइंड कितना ज़्यादा वल्नरेबल, कितने ज़्यादा कितना ज़्यादा हर्ट होगा अंदर, राइट? एक्चुअली इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रैक्टिकल जो आउटकम्स भी वो दिखते हैं वो ये होते हैं कि क्योंकि इंसान का खुद के साथ कनेक्शन बहुत वीक है और ये अपनी सारी एनर्जी और एफर्ट दूसरों के लिए स्पेंड कर रहे हैं ना, तो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एजिंग के साइंस एक्सपीरियंस करने लगते हैं कई बार। जैसे कुछ किसी के लिए हो सकता है उनके हेयर स्टार्ट टर्निंग वाइट एंड ग्रे वेरी सून, किसी की फेस और स्किन बहुत डल हो जाए, है ना। कई लोगों में वेट रिलेटेड इश्यूज बहुत जल्दी दिखने लगे, एज इफ कि उनकी बॉडी समय से पहले एज कर रही है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा ईजिली टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करते हैं क्योंकि इनकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स या इंडिविजुअल को मैनेज करने में जो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। और अगर हम बच्चों में साइंस देखें इस ट्रॉमा के, तो एक बहुत कॉमन साइन रहता है आयुष की, ये बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, या क्योंकि वो एक माइंड में आ गया ना कि नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अडल्ट का काम होता है, या एक बच्चे का नहीं। एक बच्चा तो, चाइल्ड शुड ऑलवेज बी अ चाइल्ड, सही राइट? बात है। तो बहुत जल्दी आप इन बच्चों को देखेंगे अपनी उम्र से हमेशा ज़्यादा मैच्योर होते हैं ये वाले बच्चे। एक्चुअली तुम्हारी इस बात से मेरे को एक क्लाइंट जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनका केस याद आया, उसको मैं शेयर करता हूँ कि कुछ केसेस में एक्चुअली ये चॉइस नहीं होती, एक मजबूरी हो जाती है कुछ सिचुएशंस में। बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और वो एक प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है। जैसे मैं रिसेंटली एक लेडी के साथ काम कर रहा था, शी इज़ इन हर 30s नाउ। तो उनके साथ क्या हुआ कि व्हेन शी वाज वेरी यंग, आई थिंक बिटवीन द एज ऑफ 8 to 10, उनके फादर की डेथ हो गई। तो अब फैमिली में सिर्फ बचा कौन? वो खुद और उनकी मदर। तो इस तरह के सिनेरियो में व्हेन मदर एंड द डॉटर बोथ आर इमोशनली वल्नरेबल, फिनेंशियल इश्यूज हैं, फिजिकली लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दोनों इंसान एक दूसरे का सपोर्ट बन जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बन गए और बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, बहुत डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, विच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वो ज़रूरत थी उस समय की। बट क्या हुआ, धीरे 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 क्योंकि ये दोनों ने अपना इतना ज़्यादा टाइम और डिपेंडेंस एक दूसरे पे बना दी, जब ये लड़की बड़ी हुई और इसकी मैरिज हुई, अब इशू क्या आ गया कि इस लड़की की तो शादी हो गई, अब ये एक नई रिलेशनशिप, एक नई लाइफ स्टार्ट करने को रेडी थी, बट मदर कहीं ना उस पैटर्न में फंस चुकी थी जहाँ पे उनका सारा इमोशनल और फिजिकल डिपेंडेंस इस लड़की पे था। अब क्या हुआ, जब ये लड़की अपने पार्टनर के साथ अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करने लगी, तो मदर को कहीं ना अनकंफर्टेबल फील होने लगा। इनफैक्ट सो मच सो कि इस केस में इनकी मदर बहुत ज़्यादा फिजिकल टाइम स्पेंड करने लगी कपल के साथ, विच इज़ जो शायद कपल को शुरू में ओके भी लगा एंड दैट वाज देयर डिसीजन। बट सूनर क्या होने लगा ना कि जब वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ होती अकेले, तो मदर को जेलस पोजेसिव फील होता और धीरे धीरे वो उस कपल के डिसीजंस में इंटरफेयर करने लगी, उनको बताने लगी कि उनको कब साथ घूमने जाना चाहिए, कब नहीं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, कितने बजे तक वापस आना चाहिए। वो उनको डांटने लगी जब वो मदर के बिना डिस्कशंस और डिसीजंस लेते थे। सो मच सो कि इस लेडी की शादी में सेपरेशन का मैटर भी स्टार्ट हो गया। फॉर्चुनेटली इस लेडी ने अपनी खुद की हीलिंग पे, अपने इस ट्रॉमा और अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हीलिंग का काम स्टार्ट किया, सो शी कुड सेव हर मैरिज एंड ऑल्सो इंप्रूव हर रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ भी, अपनी मदर के साथ भी। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि कई इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और शायद पेरेंट के पास भी ऑप्शन नहीं है उसको अपनी सैड, अपनी इमोशनल इशूज, अपनी वल्नरेबिलिटी बच्चे के साथ ही शेयर करनी है। तो हो सकता है कि ये ट्रॉमा क्रिएट हो गया हो, बट अगर हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे टाइम से, तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और वो अगली सारी रिलेशनशिप्स में दिखते रहेंगे एंड इट बिकम्स अ जनरेशनल ट्रॉमा। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस में ये इंटेंशनली भी क्रिएट किया जाता है ट्रॉमा। नाउ ये शायद सुनने में थोड़ा सा हर्टफुल, थोड़ा ऑफेंड भी कर सकता है आपको। क्या होता है, कई पेरेंट्स की लाइफ खुद की ऐसी रही होती है जहाँ पे उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैंने अपने फैमिली को टाइटली पकड़ के नहीं रखा, स्पेशली अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखा, अपने पास पकड़ के टाइटली नहीं रखा, तो ये मुझे भूल जाएंगे, ये मुझे छोड़ देंगे, ये मेरे से दूर हो जाएंगे। इन केसेस में कई बार पेरेंट्स कुछ ऐसे डायलॉग्स, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को बच्चों के साथ इतना बार बार यूज़ करते हैं ना कि वो केयर टेकर ट्रॉमा को इंड्यूस कर देते हैं जान के। जैसे क्या, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि बेटा देखो हमने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं और अब तुम्हारा समय आया है हमारे लिए वो सारे सैक्रिफाइसेस करने का। या फिर
कि बेटा हमने तो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे को डिवोट कर दी, अगर तुम भी सेम नहीं करोगे तो तुम तो बड़े अनग्रेटफुल चाइल्ड हो, तुम तो बहुत ही बुरे बच्चे हो। या फिर बेटा अगर तुम हमारी हर बात नहीं मानते तो यू आर नॉट अ गुड चाइल्ड एनी मोर। तो ये ना इस तरह के डायलॉग्स ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप सिर्फ प्यार और अफेक्शन के बेस पे नहीं टिकी हुई, एक्चुअली ये गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन और सिर्फ एक सोसाइटल फॉर्मेलिटी के बेस पे टिकी हुई है कि क्योंकि हमने कुछ किया तो अब हमें उसको रीपे करो। तो अगेन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि हमारा पॉइंट ये नहीं है कि फैमिली और पेरेंट्स की केयर नहीं करनी चाहिए। एवरीबडी शुड डू द बेस्ट फॉर देयर पेरेंट्स एज मच एज दे कैन, बट प्लीज ये ध्यान रखें कि लव एंड अफेक्शन हैज टू कम फ्रॉम विद इन। यू कैन नॉट फोर्स फीड अ पर्सन। आप अपने बच्चे को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप मुझे प्यार करें, मुझे केयर करें। अगर फोर्स करना पड़ रहा है इट ऑलरेडी मीन्स कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। और तुमने आयुष जो बोला है, ये उन केसेस में भी हो सकता है जब पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है और अब वो चाह रहे हैं कि जो इमोशनल सपोर्ट मेरे को मेरे पार्टनर से नहीं मिला, अब ये बच्चा मुझे देगा। yeah. तो इन केसेस में क्या होता है, बचपन में तो शायद वो सपोर्ट बच्चा नहीं दे पा रहा है, बट जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो गया, पेरेंट भी शायद वेट करता है कि अभी दिस माई चाइल्ड इज गोइंग टू गिव मी दैट सपोर्ट, क्योंकि वो पेरेंट भी तरस रहा है ना सपोर्ट के लिए। अब ये रिलेशनशिप या मैरिज में क्या इफेक्ट लाता है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये पेरेंट्स जब इस बच्चे से बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये बता रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा या तुम्हारे पापा ने ऐसा करा। अब वो बच्चा वल्नरेबल रहेगा ना जब उसका पेरेंट खुश नहीं है या पेरेंट इज सैड। अब वो बच्चा पेरेंट को इतना सपोर्ट देना चाहेगा या चाहेगा कि मैं क्या कर दूं, कैसे अपने पेरेंट्स को खुश करूं, तो उसका पूरा इमोशनल जो एनर्जी है वो पेरेंट में चली जाती है और पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचती। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस होता है सेपरेशन का लेटर इन लाइफ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट इस जो कंडीशन सलोनी ने समझाई, इसको साइकोलॉजी और हीलिंग की टर्म्स में हम कई बार ये भी बोलते हैं कि चाइल्ड इज ऑलरेडी इमोशनली मैरिड टू वन ऑफ देयर पेरेंट। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे की, इस इंसान की शादी तो अपने पार्टनर से हुई, बट कहीं ना कहीं इमोशनली वो मैरिड अपने एक पेरेंट्स हैं। जैसे कि कोई बहुत बार देखा जाता है कि एक लड़का अपनी मदर से इतना इमोशनली एंटेंगल्ड है कि वो अपनी वाइफ को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहा, जो तुमने समझाया। क्यों? क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जा रही है कहाँ? मदर के इश्यूज को सॉल्व करने में, मदर के इमोशनल सपोर्ट में। बट ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और बैलेंस कहाँ से आएगा? वो सीखना पड़ता है। इट्स अ स्किल दैट वी डेवलप एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हीलिंग। और एक और काफ़ी कॉमन रीज़न इन्हीं सब में ये भी होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को एक ट्रॉफी किड की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में। ट्रॉफी किड का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ही प्राउड फील करते हैं बार बार एक स्टेटमेंट को यूज़ करने में कि मेरा बच्चा इतना अच्छा बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेरी बात मानता है। मेरा बच्चा इतना अच्छा बच्चा है क्योंकि वो हमेशा मेरी हर बात में अग्री करता है। मेरे बच्चा हमेशा अच्छा बच्चा है क्योंकि वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है। अब देखो क्या हो रहा है ना, एक छोटे बच्चे को तो अच्छा लग रहा है ना कि मुझे गुड चाइल्ड, अच्छा बच्चा बोला जा रहा है। तो कई बार हम बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल दे देते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, बच्चे को ये फील होने लगता है कि ओ, मेरी लाइफ का पर्पस यही तो है, टू बी अ गुड चाइल्ड, क्योंकि मुझे तारीफ मिल रही है। तो कई बार हमने अपने क्लाइंट्स, अपने केसेस में ना 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के गुड चाइल्ड भी देखे हैं। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी सिर्फ लोगों को ओबे करते हुए, लोगों से अग्री करते हुए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलिंग खुद की शादी, खुद के बच्चों की लाइफ, खुद की लाइफ। बस वो एक गुड चाइल्ड, एक ओबीडियंट, अग्रीएबल पर्सन बन के रह गए। अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं किया, खुद का ध्यान कभी नहीं रखा। अब इसको हील करने में भी सबसे बड़ा जो इशू या मैं कहूँगी चैलेंज आता है लोगों को, वो ये आता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये ट्रॉमा मुझे है। क्योंकि एक अंदर फीलिंग आती है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ कि मेरे को केयर टेकर्स ट्रॉमा है, दैट मीन्स आई एम ब्लेमिंग माई पेरेंट्स। तो ये बहुत बड़ा एक हैवीनेस उनको लगती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती या मैं नहीं ये कर सकता। तो द पॉइंट इज यू आर नॉट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स। सबसे अच्छा होगा अगर आपको पता है, अगर ये सुनने के बाद आज आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को शायद केयर टेकर्स ट्रॉमा है, तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग। क्योंकि आपके पेरेंट्स के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, राइट? उनको अवेयरनेस नहीं थी, इसीलिए वो उस पर काम नहीं कर पाए और इसके वजह से ही आपको ये ट्रॉमा हुआ है। बट यू आर इन दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड, और आपको अगर ये अवेयरनेस हो गई ना कि ये ट्रॉमा है आपका, तो यू विल बी एबल टू हील इट मोर ब्यूटिफुली। आपके पेरेंट्स ने जो किया, अपना बेस्ट दिया,
according to the understanding they had. But now we also suggest you to do your best after having the understanding. जैसा कहते हैं ना कि हर फैमिली में अपने यूनिक इश्यूज चैलेंजेस होते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हर फैमिली में बहुत जनरेशन्स के बाद कोई एक ऐसा इंसान आता है जो डिसाइड करता है कि एनफ इज़ एनफ। ना तो मैं अपने पुरानी जनरेशन्स के इश्यूज़ को, ट्रॉमास को कैरी फॉरवर्ड करूँगा, ना मैं उनको जीऊँगा, ना मैं उसको आगे फॉरवर्ड होने दूंगा। सो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आप क्या सेम ट्रॉमास को आगे ले जाने वाले हैं, या आप वो इंसान हैं जो इसको फुल स्टॉप करके जनरेशनल ट्रॉमास की चेन को ब्रेक करेंगे। Are you the one who will break the chain of generational traumas in your family? And when you become the first one to break the generational trauma pattern of your family, you're not doing it only for yourself. You're doing it for your parents और आगे की generation के लिए भी. And we hope you heal. So इस पर्टिकुलर इशू और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो।